हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 22 मई 2021 और स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आज किसी कारणवश सुमित सर इस सेशन को नहीं ले पा रहे हैं। मंडे से वापस से वही कंटिन्यू करेंगे। देख लेते हैं फिलहाल आज के इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे साथ हैं। एक यहाँ पर एक आर्टिकल है जिसमें कोविड वैक्सीन के पेटेंट पाथवे की बात की गई है। मतलब कि इसमें यह बोला जा रहा है कि HIV या एड्स पैंडमिक सिचुएशन में हमने कुछ वॉलंटरी लाइसेंसिंग की बात की थी, तो मे भी वैसा ही कुछ स्टेप हम लोग अभी के कोविड-19 सिचुएशन में भी बना सकते हैं। तो हम इस आर्टिकल को डिटेल से बात करेंगे। इसमें वॉलंटरी लाइसेंसिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग, इन सब की बात होगी। एक और आर्टिकल हमारे पास है जो कि पुराना है, 3-4 दिन का, बट स्टिल वो बहुत रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट भी है। वो रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक फेयर और इंडिपेंडेंट कोलेजियम सिस्टम बनने की बात हो रही है, जिससे कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, लाइक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट को हम लोग थोड़ा और फेयर और ट्रांसपेरेंट बना सकें। अभी बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, ऐसा उस आर्टिकल का कहना है। तो क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल वैक्सीन पेटेंट से रिलेटेड है। एक्चुअल में दो प्रकार की लाइसेंसिंग होती है, एक होती है वॉलंटरी लाइसेंस और एक होती है कंपलसरी लाइसेंस। इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। राइटर का इस आर्टिकल में ये कहना है कि देखो, जब HIV एड्स का पैंडमिक सिचुएशन चल रहा था, जब बहुत तेज़ी से ये फैल रहा था, तो उस टाइम पर हमने कुछ इन लाइसेंसिंग सिस्टम का यूज़ किया था। तो क्या ऐसा ही कुछ हम अभी कोविड सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं? क्या हमें ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा? इसी के बारे में इन्होंने इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि हम पेटेंट पाथवे के थ्रू कैसे कोविड जैसे सिचुएशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर जल्दी से इसको ओवरकम कर सकते हैं। हम इस पूरे आर्टिकल में कुछ इन कंटेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आप इस पूरे कंटेंट को, इस टॉपिक को GS पेपर 2 के इस सेक्शन से रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम इन दो लाइसेंसिंग की बात करें, उससे पहले एक बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, कोई भी हो, वो पेशेंट हो, उसकी फैमिली हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बात हो रही है, या फिर कोई हॉस्पिटल हो, सब कोई एक ही चीज़ चाहता है कि हमें तो भाई सेफ़ और इफ़ेक्टिव वैक्सीन चाहिए, है कि नहीं? अगर सेफ़ और इफ़ेक्टिव वैक्सीन चाहिए, उसमें भी कुछ कंडीशंस लगते हैं कि एक तो हमें बहुत जल्दी चाहिए और अफोर्डेबल रेट पर चाहिए। मतलब कहने का ये है कि हमें मासिव प्रोडक्शन की बात करनी है। अब मासिव प्रोडक्शन आर्टिकल के हिसाब से दो तरीके से हो सकती है। या तो हम वॉलंटरी लाइसेंसिंग के थ्रू बाकी कंपनीज़ को थोड़ा सा पेटेंट ओनर्स के मदद से दूसरे प्रोड्यूसर्स को हम लोग लो कॉस्ट मेडिसिन प्रोड्यूस करने का अलाउंस दे दें, या तो हम क्या करें कि इस कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ पेटेंट राइट्स को सस्पेंड कर दे टेम्पररीली, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, जैसा कि अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका कर रहे हैं, जिससे कि मास लेवल पर प्रोडक्शन हो सके और ये जो सेफ़, इफ़ेक्टिव, क्विक और अफोर्डेबल, ये जो 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उनको हम लोग फुलफ़िल कर सकें। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों राइट्स का डिफरेंस क्या है या फिर ये दोनों लाइसेंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग को। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको ईजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई ABC कंपनी है जिन्होंने कोई एक वैक्सीन डेवलप किया। अब आपको पता है कि कुछ भी नया वैक्सीन बनाने के लिए इसको खूब सारा रिसर्च करना पड़ा होगा, खूब सारा इसमें पैसे इसको लगाने पड़े होंगे, तब जाके ये वैक्सीन बनी होगी। तो अब ये ABC कंपनी ये चाहता है कि भाई देखो, आगे भी मुझे ऐसे ही रिसर्च को प्रोसीड करना है, मेरा ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा हो चुका है, इसीलिए मैं इस वैक्सीन का पेटेंट लेता हूँ। पेटेंट का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी को किसी एक पर्टिकुलर ड्रग या वैक्सीन के लिए पेटेंट मिल गया, तो उसके अलावा उसको और कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। ठीक है, मान के चलो कि ये जो पीरियड ऑफ पेटेंट है वो 20 सालों का पेटेंट इसको मिल गया। तो अब क्या होगा कि अलग अलग देश में ये उनके पेटेंट अथॉरिटी से कंसल्ट करेगा कि बताओ तुम हमें कितने सालों का पेटेंट दे रहे हो, और उसके बेसिस पर ये मेरा पेटेंट है ये बोल के वो वहाँ पर उस देशों में अपनी वैक्सीन जितनी मैन्युफैक्चर हुई होगी उसको वो सेल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज़ की अथॉरिटीज़ थीं, जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था ना कि चलो ठीक है, हम तुम्हें 20 साल का पेटेंट देते हैं, कोई 18 साल का पेटेंट देते हैं, कोई 25 साल का पेटेंट, कोई 15 साल का पेटेंट, ये प्रॉमिस तोड़ देते हैं ये, और तोड़ते हैं और उसके बेसिस पर बोलते हैं कि भाई हम दूसरे कंपनीज़ को भी अलाउ कर रहे हैं कि आपका ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग जिससे आप इस वैक्सीन की कर रहे हो, ये पूरा प्रोसेस हम दूसरे कंपनी को भी दे देंगे।
उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है कि एक पेंडेमिक सिचुएशन है भैया, यहाँ पर जान मान का बहुत खतरा है, तो इसीलिए हमें ये करना ही पड़ेगा, हमारे अपने लोगों के लिए करना पड़ेगा, वो एग्रीमेंट हम नहीं मानेंगे। अब ऐसा बोल सकते हैं ये कि भैया तुम अपने रास्ते चलो, हमें नहीं मतलब है। अब हमें तो ये पेटेंट मिलते ही इसी बेसिस पर हैं कि सारा फार्मूला इसको दिया गया हो, इसके लिखा गया होगा कि ये कैसे डिफरेंट है दूसरे वैक्सीन से, तो सारा कुछ तो इसमें है ही है। तो ये सबको बांट देंगे इनकी कॉपीज़, तो सब कोई कंपनी बनाने लगेगा। कंपलसरी लाइसेंसिंग में ये दूसरे किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर को कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर देते हैं कि ये लो, हमारे पास इनका पेटेंट आया था, लेकिन हम तुमको कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंतर्गत ये पावर देते हैं कि तुम भी ये वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो धोखाधड़ी नहीं हो गया, ये धोखाधड़ी भी है। देखो दोनों सीन है इसमें, पॉजिटिव निगेटिव्स दोनों हैं। अब किसी कंट्री में अगर जान मान की हानि होती रहेगी तो वो तो चाहेगा ही ना कि हम किसी न किसी तरीके से अपने लोगों की जान तो बचा लें कम से कम। तो ज़रूरत के समय पर या सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी कर सकता है, बट कंपलसरी लाइसेंसिंग कुछ ऐसा ही है जिसमें प्रॉमिस तोड़ने की बात आती है। लेकिन ठीक है, ऐसा भी बताया जाता है कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स में कि मान के चलो कि इस कंपनी के पास तो बहुत अच्छे रिसर्च वर्क्स थे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था, तब जाके ये अच्छी वैक्सीन बना सकता था। जो नया कंपनी है जिसको केवल ये पेपर दिया गया है कि लो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब सिंपल सा है कि तुम्हें अब रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये नहीं पता लगाना है कि ये वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस हुई थी। अब ये जो अथॉरिटी जिसने पेटेंट दिया है वो किसी कंपनी को उनका पूरा डिटेल दे देगा कि लो ये डिटेल है, रिवर्स इंजीनियरिंग मत करो, ऐसे ही बनाना है, चुपचाप से बनाओ। तो इसके पास हो सकता है कि वो एफिशिएंसी ना हो, वो बैकग्राउंड नॉलेज ना हो, ना ही वो कैपेसिटी हो जिसके बेसिस पर सेम क्वालिटी के वैक्सीन्स या ड्रग्स प्रोड्यूस हो सकें। तो इससे नए मेडिसिन बनाने का डेवलपमेंट एक तो रुक जाएगा, क्योंकि ये तो अपना कुछ तो प्रॉफिट निकालते तभी तो रिसर्च आगे बढ़ता, लेकिन अब इन्होंने भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और वो भी सस्ते दामों में, तो इनका आगे का रिसर्च अफेक्टेड रहेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये मेडिकल इनोवेशन को भी हॉल्ट कर देगा। कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात हो रही है, ठीक है, इसका एक सोल्यूशन ये आता है कि हम वॉलंटरी लाइसेंसिंग की तरफ चले हैं। वॉलंटरी लाइसेंसिंग जैसे से नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि मान लो कोई भी जो भी पेटेंट होल्डर है, मान लो कोई कंपनी ABC यहाँ पर थी, वो किसी XYZ कंपनी के पास जाए और बोले कि देखो हम तुम्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तुम इस तरीके से इसको बनाओ और अपने देश में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको तुम सही कर लो। तो ये क्या है, वॉलंटरली ये उसको पूरा प्रोसेस समझाने की बात की गई है। यहाँ पर एक्सपर्टीज़ शेयर करने की बात की गई है। और यहाँ पर जब आप देख रहे हो कंपलसरी लाइसेंसिंग जहाँ पर एक शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए है, यहाँ पर वॉलंटरी लाइसेंसिंग हमेशा लॉन्ग टर्म वेलबींग को देखते हुए बनाई जाएगी। तो इसीलिए वॉलंटरी लाइसेंसिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये एक नया प्रोसेस है जिसके बेसिस पर हम आगे भी कोविड सिचुएशन में भी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ना वॉलंटरी लाइसेंसिंग इशू करने की बात हो रही है कि हमने HIV एड्स के पैंडमिक सिचुएशन में ऐसा किया था, तो हम इसको अभी भी ऐसा करें। उसके लिए यूनाइटेड नेशन मेडिसिन पेटेंट पूल है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल है। इन दोनों लोगों के पास बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का पूल है, तो इनके थ्रू ही ये बोला जा रहा है कि क्या ये वॉलंटरी लाइसेंसिंग को प्रमोट कर सकते हैं क्या, जिससे कि जो भी कोविड वैक्सीन्स हैं उनको हम लोग और भी फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स तक पहुंचा सकें। लेकिन ये हमेशा वॉलंटरी बेसिस पर पेटेंट राइट्स शेयर करने की बात करता है। यहाँ पर इंडिया के पास बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, आपको भी पता है, जिससे कि प्रोडक्शन कैपेसिटी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के पास वो रिसर्च वर्क नहीं है जिससे कि वो ऐसा कर सके। तो जैसे आप वॉलंटरी लाइसेंसिंग में इस तरीके समझ सकते हो कि अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो कोविशील्ड जब वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वॉलंटरी लाइसेंसिंग के अंदर होगा कि उसको बताया गया होगा कि भाई तुम्हें ऐसे प्रोड्यूस करना है। उसका बेनिफिट हो सकता है कि जो भी प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो भी ले। तो इस तरीके से वॉलंटरी लाइसेंसिंग काम करती है, ठीक है। HIV फाइट से हमें क्या सीखना चाहिए उसके बारे में एक बार देखते हैं। देखो 1990s में WTO ने ट्रिप्स बनाया था। ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ग्लोबल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की बात की थी कि बहुत सारे कंट्रीज़ में हमें स्ट्रिंजेंट ऐसे पेटेंट रूल्स चाहिए, तभी जाके इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। मतलब जिसने जो प्रोड्यूस किया है वो उसका पेटेंट हमेशा रहे उसके पास। इसके लिए हर देश में एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होना जरूरी है। लेकिन इससे बहुत इश्यूज़ हुए। यहाँ पर एड्स के टाइम पर क्या हुआ था, एड्स के मेडिकेशन में वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट खूब चला था।
जिससे कि एड्स मेडिकेशन के प्राइसेस बहुत कम आ गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोड्यूस करने लगे थे। तो किसी भी एक कंपनी का वर्चस्व ऐसा बना नहीं, और उस खतरनाक सिचुएशन में हम लोगों ने उसको ओवरकम भी किया। ट्रिप्स ये बोलता है कि हम लोग किसी भी कंपनी को 20 साल का पेटेंट प्रोटेक्शन देते हैं, वो बाद में एक्सटेंड भी करा सकता है उसको, लेकिन ऐसे मेजर्स जो है ना वो किसी भी कंपनी को पैसे बनाने में मदद करती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिलता है ट्रिप्स एग्रीमेंट में, कि यहाँ पर एक बात होती है ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी की, जो कि कंपलसरी लाइसेंसेस की बात करता है। अगर कभी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सिचुएशन हो तो उस टाइम पर कंपलसरी लाइसेंसिंग को हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ट्रिप्स बोलता है। तो HIV फाइट में क्या हुआ कि हम लोग एंटी ट्रिप्स एक्टिविज्म की तरफ चल रहे थे, और हम लोग यहाँ पर जैसा हमने देखा ना कि हम लोग ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे थे, तो हम उसके थ्रू एड्स के जितने भी ड्रग्स थे उसको वॉलंटरी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के थ्रू लोगों के तक पहुँचाने लगे, जो भी लो इनकम मार्केट्स है या फिर जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाया हमने। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनको वॉलंटरी लाइसेंसिंग मिली थी, जैसे कि गाइलीड है, इसको पेटेंट पूल मिल गया था। तो हालांकि 3% ऑफ द सेल्स जितना भी होता है उसका रॉयल्टी एक मेजर कंपनी को चाहिए होगा, लेकिन 3% बहुत बड़ा रेट नहीं है, वो ईजिली कोई भी दे सकता है, अगेंस्ट कि उसको पूरी टेक्नोलॉजी ही उस ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए मिल जाए। तो एड्स के मेडिकेशन में हम लोगों ने बहुत हद तक पैसों को कंट्रोल किया था। जैसे एक टेनोफेविर एक मेडिसिन था, शुरुआती दौर में इसका एक पर्सन पर इलाज का दाम आता था $200 से $500 का, जो कि बाद में कम होकर $39 तक केवल हो गया था। इवन इसको इंडिया की 13 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो टेनोफेविर को प्रोड्यूस करती हैं। तो कंपलसरी लाइसेंसेस जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए चलो एक हद तक हो सकता है कि हम लोग पेटेंट राइट्स को ओवरराइड करके सब कुछ सही कर लें, लेकिन फिर भी थोड़े इश्यूज़ हैं। हालांकि जब हम एक बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि सही भी हो। जैसे कि अभी क्या हुआ है कि दोहा डिक्लेरेशन एडेंडम है, एडेंडम उसको बोलते हैं ना जो हर कॉपी के पीछे लास्ट में एक कोई पोर्शन इंपॉर्टेंट अटैच कर दिया गया होता है। तो WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर इस तरीके से दोहा डिक्लेरेशन एडेंडम अटैच कर दिया गया। 2003 से ही इसके बारे में बात हो रही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इंडिया और साउथ अफ्रीका इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि हम लोग कंपलसरी लाइसेंसिंग को भी इसमें ऐड कर दें। तो दोहा अडेंडम का सेक्शन 5C है, जो कि एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसे खतरनाक बीमारियों के लिए हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन में कंपलसरी लाइसेंसिंग को प्रमोट करने की बात करता है। हालांकि इंडिया का अपना जो कहना है वो वॉलंटरी लाइसेंसिंग के तरफ ही है, वो इसी को प्रेफर भी करता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा इन द सेंस कि हम किसी से धोखाधड़ी नहीं कर रहे होंगे, किसी का बिलीफ नहीं तोड़ रहे होंगे। हमने बात किया कि पेटेंट हम दे रहे हैं लेकिन उसको तोड़ दिया प्रॉमिस को, ऐसा नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि वॉलंटरी लाइसेंसिंग में एक सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, कि सामने वाला कंपनी उसको पूरे तरीके से बताएगा कि लो भाई हम तुम्हें अपना एक्सपर्टीज़ शेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पर तुम इन दवा को बनाओ ताकि गलत मत बना दो और लोगों की जान को खतरा ना हो जाए इससे। जबकि कंपलसरी लाइसेंसिंग में ऐसा नहीं होगा, कंपनी तो चिढ़ जाएगी, उसको और भी नहीं बताएगी कुछ कि गलत बना रहे हो, बनाओ, हमसे पूछा नहीं था तुमने। तो अब क्या इसके अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो राइटर का कहना है कि देखो एक और भी है, जैसे कि कोवैक्स प्रोग्राम है, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं है। इन्होंने बोला कि एड्स क्राइसिस के टाइम पर भी ऐसे कुछ सिमिलर वेंचर्स चलाए गए थे। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रोग्राम में हम लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग फंडिंग दो, खूब सारा पैसा इसके अंदर आएगा, और जितना भी पैसा आएगा इससे हम लोग उस टाइम की वैक्सीन को खरीदेंगे, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या फिर जो भी गरीब देश होंगे या फिर जो भी गरीब परिवार होंगे उनको वो वैक्सीन प्रोवाइड करने में हम उनके तरफ पैसे लगा देंगे। लेकिन हमेशा ऐसे प्रोग्राम अंडर फंडेड होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई पैसा देता नहीं है, और इसीलिए जितने लोगों तक ये ऐसे वैक्सीन पहुंचने चाहिए वो पहुंचता नहीं है। तो राइटर के हिसाब से ये कोई बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ वॉलंटरी लाइसेंसिंग एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर UN मेडिसिन पेटेंट पूल है जिसने अब वॉलंटरी लाइसेंसिंग कोविड-19 के लिए एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी खुशी की बात है। ये भी बोला जा रहा है कि अभी साउथ अफ्रीका और इंडिया के साथ साथ WTO के इस संघर्ष में यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन होगा, जिससे कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग जो है वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम उसको देख सकेंगे आगे के टाइम पर। तो एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है, वे फॉरवर्ड के नाम पर यही बोल रहे हैं कि देखो बहुत बार होगा कि किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड दे दे कि लो तुम कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स या वैक्सीन डेवलप करो, लेकिन वो कभी भी मास प्रोडक्शन के लिए उनको ऑब्लाइज नहीं कर सकता, मतलब ज़बरदस्ती उनसे करा नहीं सकता, और उसके लिए प्रॉपर रिसर्च वर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये सारे इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट साइटेडनेस को दूर करते हुए हम लोग लॉन्ग टर्म वेलबींग की बात करें,
और हम लोग वॉलंटरी लाइसेंसिंग की तरफ आगे बढ़ें, यही कंक्लूजन में राइटर बोलना चाहते हैं। इससे ना केवल हम वैक्सीन को एक बड़े मासिव लेवल पर प्रोड्यूस कर सकेंगे, बल्कि लोगों के ज़िंदगी को भी बचा सकेंगे। सोशल जस्टिस के भी सेंस में देखा जाए तो जितने भी गरीब देश हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा, और एक अच्छा स्टेप है जिससे कि हम लोग ऐसे पैंडमिक सिचुएशन में एक अच्छा रिलीफ लेके आ सकते हैं, यही राइटर का कहना है। हमारा अगला आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनके इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। मतलब कि हम एक ऐसा कोलेजियम सिस्टम बना दें। कोलेजियम सिस्टम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सिलेक्शन कमेटी बना दें। जैसे कि अभी क्या होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर्स हों, इनके अपॉइंटमेंट मोर और लेस पॉलिटिकल पार्टीज़ के विम्स एंड फैंसीज़ पर होते हैं। मतलब इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस इनके अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए हमें एक सिलेक्शन कमेटी का गठन करना चाहिए, एक ऐसा इंडिपेंडेंट कोलेजियम बना देना चाहिए जो कि प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दे सकें कि उनको किसे सीईसी या फिर इलेक्शन कमिश्नर चुनना है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। इस पूरे आर्टिकल में कुछ इन कंटेंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आर्टिकल समझना आसान हो जाए। फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का दर्जा देता है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंपल सी है, जो कि आपको पता है कि हमारे पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 वर्ड्स पर टिके हुए हैं कि जो भी इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है उसको ये सुपरिंटेंड करेगा, उसको ये डायरेक्ट करेगा और उसको ये कंट्रोल भी करेगा। ये इलेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं जिसको ये सुपरिंटेंडेंट डायरेक्ट और कंट्रोल करे? तो 3 पार्ट में इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। पहला कि वो जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में जिसका भी इलेक्शन होगा वो इलेक्शन पूरे प्रोसेस को ये तीनों काम करेगा। दूसरा, यही काम पार्लियामेंट के सारे इलेक्शंस के साथ होगा। और तीसरा, स्टेट लेजिस्लेचर के सारे इलेक्शन के साथ भी यही होगा कि ये इन तीनों पोर्शंस के इलेक्शंस को सुपरिंटेंड करेगा, डायरेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आर्टिकल 324 क्लॉज 1 के अंदर एक ऐसी बात की गई है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट उनका आया था कन्हैयालाल वर्सेस आर.के. त्रिवेदी केस, 1985 का ये केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये जो पावर है ना 324 क्लॉज 1, ये अथाह पावर है, मतलब ये लिमिटलेस पावर है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इससे इनडायरेक्टली ऐसा कन्वे होता है कि जहाँ पर भी या फिर जब भी एप्रोप्रिएट लॉ नहीं है हमारे पास या फिर अवेलेबल नहीं है किसी भी इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में, उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन के पास पूरा पावर है कि वो नए लॉ को फॉर्मुलेट कर सकता है अपने आप से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप नए लॉ फॉर्मुलेट करेगा। तो ये अथाह पावर हो गई ना। बस 2 ही कंडीशन के लिए इसको थोड़ा सा बोल सकते हो आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। सबसे पहला कि ये जो भी अथाह पावर इसको दी गई है वो ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी लॉज बने हों और उसके अगेंस्ट में इसने कोई लॉ बना दिया हो। मतलब कि जो भी लॉ बनाया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो एग्जिस्टिंग लॉज को या तो सप्लीमेंट करे या सपोर्ट करे, ठीक है, उसको सप्रेस करने के लिए नहीं बना सकता। दूसरा कि हमेशा ऐसे लॉज बनाते टाइम इलेक्शन कमीशन को बोनाफाइड एक्ट करना है, मतलब कि जो उसका इंटेंशन है वो हमेशा राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जब भी कोई रूल किसी भी लॉ के अंडर में वो फॉर्मुलेट करता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये ही सोल अथॉरिटी है। इलेक्शन को शेड्यूल करना, क्या कैसे कब करना है, डेट्स डिसाइड करना, ये सब इसके पास ही है पावर, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए ऐसा बोला गया। साथ ही साथ अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो देखो इसमें आते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस एक्स नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ये एक्स नंबर क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। ये बोला गया है कि पार्लियामेंट को जब भी जैसी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से प्रेसिडेंट ये एक्स नंबर डिसाइड कर सकता है। तो आज के डेट में ये एक्स नंबर कितना है? ये है 2। मतलब कि आज के डेट में हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपको पता है कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे यहाँ? देखो अभी रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट हुआ है 12 अप्रैल को, सुशील चंद्रा हैं। ये हैं अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1980 बैच के IRS हैं ये, ठीक है। तो यूजुअली चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर कोई IAS होते हैं या फिर IRS होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है।
फ़िलहाल ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है या फिर आप इसको एनजीओ जैसा समझ सकते हो, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिसमें इसने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट जो अभी हो रहे हैं उसमें पार्टीशन रोल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट कोलेजियम सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, या फिर इसी को हम सिलेक्शन कमेटी बोल सकते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी का काम ये होगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के नाम सजेस्ट करे और इसके बेसिस पर फिर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करे फाइनली। तो ये कुछ पिटीशन फाइल हुआ है। लेकिन अगर हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के और भी फंक्शंस की बात करें तो जितने भी पॉलिटिकल या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं हमारे देश में, उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है हमेशा कि कैसे हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो मिनिस्टर्स हैं उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लोगों के सामने लेके आता है। इवन जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में करप्शन इन्वॉल्व है, क्रिमिनलाइजेशन इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पर ये काम करता है। जो भी हम लोग इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि जो भी अभी का इलेक्टोरेट सिस्टम है उसको एम्पावर करता है, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मतलब सारी अच्छी अच्छी ही बात की है इन्होंने। पिटीशन का देखो मुद्दा क्या था इनके हिसाब से, बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी के विम्स एंड फैंसीज़ पर या फिर इनके मन मर्जी पर अगर हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं जो कि अपने आप में ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये सही नहीं है। इनका कहना है कि ये तो भाई फिर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो गया ना, कि हम एक तरफ बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है उसी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। तो ये गड़बड़ की बात है। प्लस एक्चुअल में मुद्दा ये है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहीं पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रोसीजर डिफाइन नहीं किया गया है। मुद्दा उठा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उस टाइम पर भी यही डिबेट चल रहा था कि इनके फ्री एंड फेयर अपॉइंटमेंट की कैसे बात की जाए, लेकिन उस टाइम कुछ डिसाइड ही नहीं हो पाया। तो उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बोला कि हम एक आर्टिकल यहाँ पर बना देते हैं 324 क्लॉज 2। इसके अंदर इन्होंने लिखा कि देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेंगे तो प्रेसिडेंट ही, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अभी कोई लॉ तो बना नहीं है। तो इन्होंने बोला कि देखो करेंगे तो प्रेसिडेंट ही, लेकिन उस हिसाब से करेंगे जैसा भी पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लॉ बनाएगा। अब पार्लियामेंट ने कभी ये सोचा ही नहीं, और ना ही किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा समझ आया कि हमें कोई एक पर्टिकुलर लॉ बना देना चाहिए। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो ना चाहते हो इस पर लॉ बनाना। तो इस आर्टिकल का यही मानना है, और इनका पिटीशन का भी मुद्दा यही बनता है कि जब कोई प्रोसीजर डिफाइन ही नहीं की गई है तो पार्लियामेंट ने कभी लॉ नहीं बनाया। आर्टिकल में अभी के प्रेजेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कुछ और भी इश्यूज़ काउंट कराए गए हैं। सबसे पहला उसमें से एक ये है कि अभी तक हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के क्वालिफिकेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ना कि हमें पता ही नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हो सकता है, कोई भी बन सकता है। फिलहाल जनरली ऐसा देखा जाता है कि सिविल सर्विसेज के मेंबर होते हैं, कोई IRS होते हैं या फिर कोई IAS होते हैं, बट स्टिल ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। साथ ही साथ कोई भी स्पेसिफाइड टर्म नहीं है इन मेंबर्स का। तो ये सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पर। एक और इशू यहाँ पर काउंट कराया गया है कि जो भी रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट फर्दर अपॉइंट कर सकती है, मतलब कि कोई भी रोक टोक नहीं है उनको। इसीलिए जो अभी के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पूरा फ्रीडम इंजॉय करते हैं इसके लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स को कैसे अपॉइंट करना है, आगे चल के कैसे उनका यूज़ करना है। तो ये आर्टिकल के अंदर कहना है कि इस पूरे प्रोसेस को, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को पार्शियल और बायस्ड बना देता है। इसीलिए हमें इसको फॉलो नहीं करना चाहिए और कोलेजियम सिस्टम पर चले आना चाहिए। अब कोलेजियम सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, क्यों एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट कोलेजियम चाहिए? सबसे पहला यही कि हम पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को कम कर सकें। जो भी अनफेयर इलेक्शन प्रोसीजर्स हम आज के टाइम पर देखते हैं कि किसी भी स्टेट में चुनाव कभी भी हो जाता है, या फिर जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है वैसा हो जाता है, या फिर वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री का काम है।
तो इसीलिए रूलिंग पार्टी के विम्स एंड फैंसीज पर ना चल सके, उसके डिस्क्रिशन पर काम ना करे, इसीलिए हमें एक इंडिपेंडेंट कोलेजियम सिस्टम चाहिए। इवन इसके पहले भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिले थे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज करने की बात की गई थी। जैसे कि 1975 में ये जस्टिस तारकुंडे कमेटी है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो अभी जैसा हम लोग समझते हैं कि 1961 का एक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है, इसके अंडर में ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि प्राइम मिनिस्टर उनको क्या रिकमेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोल केवल प्राइम मिनिस्टर का डिफाइन किया गया है, लेकिन इनके इस जस्टिस तारकुंडे कमेटी के रिकमेंडेशन में ये था कि देखो होना तो चाहिए कि ये एक एडवाइस मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा भी हो और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो। ऐसा बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया। लाइक 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, उनका भी यही रिकमेंडेशन था कि हमें एक इफेक्टिव कंसल्टेशन की बात करनी चाहिए, हम एक न्यूट्रल अथॉरिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनका भी यही कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सिमिलरली एआरसी का चौथा रिपोर्ट यहाँ पर 2019 में इसके रिकमेंडेशन में भी यही लिखा था सेकेंड एआरसी में कि हमें एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट कोलेजियम सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ हम लोग लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को और लीडर ऑफ अपोजिशन हो लोकसभा के, ऐसे ऐसे लोग, और प्लस यहाँ पर लॉ मिनिस्टर भी हों। इतने सारे लोग अगर मिल के प्रेसिडेंट को अगर सजेशंस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे तो ये और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। साथ ही साथ 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट 2015 में भी यही बोला गया कि प्रेसिडेंट को ना 3 मेंबर कोलेजियम सिस्टम से कंसल्ट करना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द रिकमेंडेशन में ये 3 लोग तो फॉर श्योर हैं ही हैं। तो इनको इस हिसाब से चेंज करना चाहिए, कोलेजियम सिस्टम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस कोलेजियम सिस्टम को बनाने के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लाइक एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। डोमिनो इफेक्ट क्या है? एक के बाद एक सेम तरीके से फॉल करना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे और भी पोस्ट हैं लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीबीआई डायरेक्टर हो सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या सीवीसी, सीआईसी, कुछ भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि फिर इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे और सभी के लिए डिमांड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है जिसके लिए कोई कमेटी का गठन है ही नहीं अभी इन सब के लिए, तो यहाँ पर भी कमेटी की फिर डिमांड उठने लगेगी। इसको बोलेंगे हम एक तरीके से जुडिशियल ओवर रीच, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस को चेंज करने की बात करता है, उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की बात करता है। जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अंडर में ये उनके प्रोसीजर आराम से लिखा है कि भाई पार्लियामेंट डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम, तो उसमें अगर जुडिशियल ओवर रीच आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ज़्यादा करता है, तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है हमारे यहाँ पर, इस हारमोनियस बैलेंस ऑफ पावर पर भी अफेक्ट देखने को मिल सकता है। एक और भी चैलेंज है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के पोजीशंस जो हैं वो थोड़े अलग अलग हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट सेम नहीं हो सकता। ऐसा भी आर्टिकल में एक चैलेंज बताया जा रहा है कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होता है वो तो एडहॉक बेसिस पर होता है। एडहॉक बेसिस का मतलब क्या है कि हमने किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई भी डिसीजन सडनली ले लिया, क्योंकि अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ही नहीं ना, पार्लियामेंट में कोई लॉ तो बनाया नहीं है, तो इसीलिए अभी भी इनके अपॉइंटमेंट में डिफरेंसेस आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाएगा जिसमें हमें कमीशन के इंडिपेंडेंट वर्किंग को भी साथ में लेके देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ पर कोई टेंशन ना हो, क्योंकि डिसीजंस जो लिए जाते हैं ना वो एक साथ ही लिए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बोल दिया तो बोल दिया, उसमें इलेक्शन कमिश्नर कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं। मतलब इन सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए किसी भी एक चीज़ पर, ठीक है, तभी वो काम होता है। तो इसीलिए, लेकिन इनके पोजीशंस अलग अलग हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हो कि डिफरेंस क्रिएट करता है कि इनके अपॉइंटमेंट सिस्टम भी एक तरीके से होने चाहिए या नहीं। वे फॉरवर्ड देखते हैं कि आखिरकार इन इतनी सारी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। देखो, हमें ये तो पता है कि किसी भी डेमोक्रेसी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसके इलेक्शन कमीशन का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका फेलियर हमारे डेमोक्रेसी के फेलियर के बराबर है कि नहीं? क्योंकि इसी का काम है कि हमारे डेमोक्रेसी को वो मेंटेन रखे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए, और जब यही फ्री एंड फेयर अपॉइंटमेंट नहीं रखता है तो फिर इश्यूज़ क्रिएट होंगे। इसीलिए हमें करना ये चाहिए कि हम जितने भी पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है, इनके अपॉइंटमेंट्स में मैनिपुलेशंस होते हैं ना, उनको हम मिनिमाइज़ कर सकें, कम से कम कर सकें और
ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि इसको ख़त्म कर दें। कहीं पर भी किसी भी एग्जीक्यूटिव या फिर पॉलिटिकल पार्टी का सोल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इनके काम में। साथ ही साथ हमें फाइनली इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाना है, जिससे कि वो हमारे कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हमेशा कंटिन्यू रख सके। इससे होगा क्या, इससे हमारी जनता का बिलीफ बनता है किसी भी इलेक्शन प्रोसीजर में, उसका फेथ रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस रहेगा, तभी तो वो वोट देने आएगी, तभी तो सही सरकार चुन के हम लेके आएंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर उनके विम्स एंड फैंसीज पर काम करने लगेगी, फिर तो हमारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा ना, फिर तो हम वोट देने ही नहीं जाएंगे। हमें पता है कि ये तो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मिली हुई है, इसीलिए अभी इलेक्शन करा रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो हम वोट ही नहीं देने जाएंगे और ना ही सरकार कोई चुन के आएगी। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, इसीलिए इनका इंडिपेंडेंस तय करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें कुछ एडिक्वेट सेफगार्ड्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग इनके जो भी पोजीशंस है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर का हो, उनके एथिकल पोजीशन को मेंटेन कर सकें। मतलब कि वो जो भी डिसीजंस लें वो काफ़ी सही हो, ट्रांसपेरेंट हो, एथिकल हो, फेयर हो। तो इसीलिए पार्लियामेंट में इसके ऊपर एक डिस्कशन चलना चाहिए, पूरा एक डिबेट होना चाहिए कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है और इसके लिए जो भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है उसको हम लोग सही तरीके से लेके आएँ। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। हमने आज 2 आर्टिकल्स देखे हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमने पेटेंट से रिलेटेड देखा और उसमें वॉलंटरी लाइसेंसिंग और कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात की हमने, और दूसरा आर्टिकल हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।